हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का डिपटेक एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ने होते हैं, उनका क्या सिलेबस होता है और हम किस तरह से तैयारी करने वाले हैं। तो उस वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में जाना था और बुक्स के बारे में जाना था कि हमें किस किस बुक को फॉलो करने हैं और इस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जाना था। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपना जो फर्स्ट यूनिट है, बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। इसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो ये आपका कोर्स है, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि ये जो कोर्स है आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब जो सिलेबस था हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए तो अपना फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं, इन बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, तीन चीज़ें होती है। एक तो मैकेनिक्स, दूसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और तीसरा अप्लाइड मैकेनिक्स। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इस सिलेबस इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो जो आपका मैकेनिक्स है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक ना। ये फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें कि हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और जब आपका व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्सेज एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें फोर्स एक्ट करेगी और उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स एक्ट करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट होगा ही, बट डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है। और उसके जो सब्सिक्वेंट इफ़ेक्ट हैं उस बॉडी के ऊपर या जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर, उन सभी का डील हम जो करेंगे वो मैकेनिक्स में करते हैं। तो बेसिकली आपका जो मैकेनिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें कि हम मोशन के बारे में स्टडी करें और उसके जो सब्सिक्वेंट इफ़ेक्ट हैं किसी भी बॉडी के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम डील करते हैं। तो वो मैकेनिक्स होता है। अब आती है बात कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है वो साइंस का एक ब्रांच है जिसमें कि हम डील करते हैं जो मैकेनिक्स का लॉ और प्रिंसिपल होते हैं उनका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में अगर हम उसको डील करते हैं तो फिर वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाता है। सबसे पहले ये जाने कि मैकेनिक्स में जो है आप मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और उसके सब्सिक्वेंट इफ़ेक्ट जो बॉडी और इन्वायरमेंट के ऊपर होगा उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। बट उसके जो लॉ और प्रिंसिपल है मैकेनिक्स के, उसको अगर आप इंजीनियरिंग एप्लीकेशन या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में आप अगर उसको डील करते हो तो फिर वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाता है। तो जो आपका सब्जेक्ट वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो इस सब्जेक्ट में जो है आप मैकेनिक्स के जितने भी लॉ बताएंगे हम, ठीक ना, उसको हम डील करने वाले इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के साथ या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में डील करते हैं। तो देखेंगे आगे। अब बात आती है कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो ये हम अभी जस्ट आपको बताने वाले हैं। एक टर्म आता है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स भी जो होता है वो साइंस का ही ब्रांच है, ठीक ना। बट देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ द मोशन ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो जो अप्लाइड मैकेनिक्स है ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन को देखेंगे और उसको एक्सपीरियंस करेंगे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प के। तो फिर वो अप्लाइड मैकेनिक्स हो जाता है। तो ये बेसिकली ये तीन आपका था जो आपका मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स है। तो ये आपके एग्ज़ाम में तो आने वाला नहीं है, बट इन सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए,
हम क्या करते हैं ना, जो मैकेनिक्स है आपको उसको हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैकेनिक्स है आपका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, उसको हम दो भाग में क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट जो हो जाता है आपका वो स्टैटिक्स हो जाता है, और दूसरा जो हो जाता है वो डायनेमिक्स हो जाता है। तो जो आपका स्टैटिक्स होगा वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच होगा, बट इसमें जो हम डील करने वाले हैं जो फोर्स होंगे या उनके जो इफ़ेक्ट होंगे जो बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, तब डील करेंगे जब बॉडी क्या हो जाए, मेरा रेस्ट में हो, ठीक ना। और जो डायनेमिक्स है उसमें भी वो भी तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच होगा, बट इसमें क्या होगा, फोर्स और फोर्स के जो सब्सिक्वेंट इफ़ेक्ट होंगे उसको हम तब डील करेंगे जब वो किसी ऐसे बॉडी पे एक्ट करता हो जो कि बॉडी मोशन में हो, ठीक ना। तो अभी हम जान लेते हैं कि अब दो टर्म आ गया, एक तो रेस्ट आ गया, दूसरा टर्म आ जाता है आपका मोशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। किसी भी बॉडी को हम कब रेस्ट में बोलेंगे या किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में बोलेंगे, अभी सारा चीज़ हम देखने वाले हैं, और किसके रिस्पेक्ट में हम उसको मोशन में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो आपका डायनेमिक वाला पार्ट है उसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक काइनेटिक्स हो जाता है, एक काइनेमेटिक्स हो जाता है, और दूसरा काइनेटिक्स हो जाता है। तो इस पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी बॉडी को आप रेस्ट में कब बोलोगे और किसी भी बॉडी को आप मोशन में कब बोलोगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। चलिए रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल ये एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके बाद हम समझते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में कब होगा और मोशन में कब होगा। तो मान लीजिए कि आप ये एक रोड है, ब्लैक कलर ले लेता हूँ थोड़ा साइज में। ये मान लो कि एक रोड है, यहाँ मान लो एक पेड़ है, चलिए मान लो कि आप एक कार से जा रहे हो, एक कार बना लेता हूँ। मान लीजिए कि इस कार में आप हो और इस कार से आप जा रहे हो। मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, ठीक ना। अब मैकेनिकल वाला बुरा मत मान लीजिएगा, ठीक ना, हम भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हैं ना। तो मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, ठीक ना, और वो आपको इस पेड़ के बगल में जो रोड है वहाँ बुलाई है, वहाँ से पिकअप करने के लिए। तो आप मान लीजिए कि t बराबर 0 ये टाइम है, यहाँ इस टाइम पे आप आ गए हो, ठीक ना, और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आती है। कुछ देर हुआ, ठीक ना, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, अभी तक वो नहीं आई, ठीक ना। अब लड़की है ना, मेकअप करने में तो समय लगता है। तो मान लीजिए कि t बराबर 1 आवर, कम नहीं लग रहा है ना, 1 आवर में नहीं आ सकती है, मेकअप वेकअप करने में समय लगता है। 1 घंटे में कोई लड़की कैसे तैयार हो सकती है, उसको समय चाहिए कम से कम 2 घंटा, ठीक है 2 घंटा ले लेता हूँ। मान लो कि
टी बराबर 2 घंटा 2 आवर। तो टी बराबर 0 से टी बराबर 2 आवर तक आप यहीं हो, ठीक ना। आप इस कार के अंदर मान लीजिए बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी। ये कार है, इसके अंदर आप हो। तो इस पेड़ के रिस्पेक्ट में, इस ट्री के रिस्पेक्ट में आपका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी आप यहीं थे टी बराबर 0 पे, और टी बराबर 1 आवर पे भी आप यहीं थे, और टी बराबर 2 आवर पे भी आप इंतज़ार ही कर रहे हो, आपका पोजीशन नहीं बदला है। तो इस ट्री के लिए आप क्या होंगे, टी बराबर 2 आवर तक रेस्ट में होंगे, क्योंकि आपका जो पोजीशन है वो आपका ये इस पेड़ के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी आप यहीं भी थे और 2 घंटे तक आप यहीं पे थे, जब तक नहीं आई थी मिलने पिकअप के लिए, जब तक नहीं आई थी तब तक आप यहीं हो। तो आपका पोजीशन नहीं बदल रहा। तो आप टी बराबर फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 आवर, है ना, 2 आवर कार इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, ठीक ना। तो 2 घंटे तक आप वहीं रुके हुए हो, आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो आप रेस्ट में हो जाओगे इस ट्री के रिस्पेक्ट में। चलिए 2 घंटा बाद आ जाती है पूरा मेकअप वेकअप करके, ठीक ना। तो उसके बाद क्या होगा, आएगी आपके साथ कार में बैठेगी, आएगी बगल वाला सीट पे, हाँ यहीं मान लो यहाँ आके बैठी, और उसके बाद क्या हुआ कि आप लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। तो टी बराबर 2 आवर से टी बराबर 2 आवर के बाद मान लीजिए 1 आवर बाद 3 आवर देख लेता हूँ, उस टाइम में आपका पोजीशन क्या होगा, आपकी कार का जो पोजीशन होगा कुछ वहाँ नहीं होकर के इधर हो जाएगा, आपका कार यहाँ आ गया होगा, वही कार है। तो ये है आपका टी बराबर 3 आवर, ठीक ना। तो 2 घंटे बाद वो आई, तो उसके बाद फिर आप निकल पड़े। निकलने के बाद क्या हुआ ना, आपका जो पोजीशन है इस ट्री के रिस्पेक्ट में, अगर पोजीशन की हम बात करें तो पहले पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये था, और ये आपका जो फाइनल पोजीशन है वो ये है। तो देखिए पोजीशन में चेंज आया, पोजीशन में चेंज आया है कि नहीं आया, पहले ये था बाद में ये हो गया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखिए आपके पोजीशन में चेंज आया है, किसके रिस्पेक्ट में, पेड़ के रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में। तो ट्री के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो गए, आपकी जो कार है वो मोशन में हो गई, ड्राइव कर रहे हो, ठीक ना। बट ट्री के लिए तो आप ये मोशन में हो गए, बट आपकी जो मैडम है वो तो अब भी आपके बगल में बैठी हुई है ना, वो अब भी आपके बगल में ही है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन बदला क्या, नहीं बदला। पहले भी आपके बगल में बैठी हुई थी, जब तक नहीं आई थी तब तक तो आपका पोजीशन ना पेड़ के रिस्पेक्ट में बदला था, और वो तो थी ही नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या बदलेगा। तो आप रुके हुए थे, मतलब कि आप रेस्ट में थे। बट आने के बाद जैसे ही आप लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हो तो उस पेड़ के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होते जाता है। पहले ये पोजीशन था, कुछ देर बाद इधर होगा, कुछ देर बाद इधर होगा, कुछ देर बाद इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, बदलते जाएगा, बदलते जाएगा, बदलते जाएगा। तो इस ट्री के लिए आप तो मोशन में आ जाओगे, क्योंकि पोजीशन आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, बदल रहा है। बट आपकी जो मैडम बगल में बैठी हुई है उसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है, ठीक ना। तो वो पहले भी आपके बगल में ही बैठी हुई थी, 2 घंटा बाद भी आपके बगल में ही बैठी हुई है, तो पोजीशन तो नहीं बदला ना। तो इसके लिए आप रेस्ट में होंगे। बट अगर ट्री की बात करें तो ट्री के लिए आप मोशन में हो जाएंगे।
तो सेम बॉडी, किसी भी बॉडी किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस क्या है। तो किसी भी बॉडी को हम एग्जैक्ट रेस्ट में या एग्जैक्ट मोशन में नहीं बता सकते जब तक कि हमको रेफरेंस पता नहीं हो सकता है सेम बॉडी किसी के लिए रेस्ट में हो तो किसी दूसरे बॉडी के लिए मोशन में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पैर है, अगर पैर कोई आदमी अगर इस पैर को यहाँ से देख रहा है और वो ग्राउंड पे है, तो फिर तो उसके लिए पैर रेस्ट में होगा, ठीक ना, क्योंकि उसका पोजीशन नहीं बदलेगा, पैर भी ग्राउंड पे है, वो भी ग्राउंड पे है। बट अगर यहाँ से देखो आप इस कार से और कार का पोजीशन बदल रहा है, तो कार से अगर देखोगे तो पैर का भी पोजीशन बदलता हुआ दिखेगा। तो फिर उस आदमी के लिए जो कार में बैठा हुआ है, पैर भी क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, रेस्ट में नहीं होगा, ठीक ना। तो सेम बॉडी किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। तो आई थिंक आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम t इजिकल टू 2 आवर टू t इजिकल टू 3 आवर, कार या फिर जो मैन है या आप हो, कार या बॉय जो आप हो, इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, बट with respect to girls boy is at rest, ठीक है, because position of boy with respect to गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स नहीं, गर्ल्स ऐसे नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। तो मैं सही कर देता हूँ, आपको दिखा दूंगा अगर आपको लिखना है तो। पोजीशन ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो आपने क्या देखा कि कोई भी बॉडी का पोजीशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो वो बॉडी मोशन में होगा, और नहीं हो रही है तो वो बॉडी आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप चलिए लिख लीजिए। चलिए पहले फिगर बना लीजिएगा। इस तरह से आप कार नहीं बना पाओगे तो सिंपल आप कार बना लेना। चलो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब दो बातें होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट
और दूसरा होता है ऑब्जर्वर। तो जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसके मोशन को हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कार के मोशन को स्टडी कर रहे थे, या कार के अंदर जो बॉय है उसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो कार होगा, या फिर आपका जो बॉय है वो हो जाएगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मोशन को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ट्री ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक ना। तो आपका जो ऑब्जर्वर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ट्री हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि ऑब्जर्वर जो हो वो लिविंग थिंग ही हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे पेड़ हो गया, या कोई टेबल हो गया, या किसी चेयर के रिस्पेक्ट में हम मोशन को देख रहे हैं, ठीक ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जर्वर हो वो कोई लिविंग थिंग्स ही हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। तो आगे जब देखे थे तो एक बार और हम देखे थे कि इस बॉय का मोशन को हम बॉय का मोशन देखे थे किसके रिस्पेक्ट में? गर्ल्स के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया था उस टाइम में? बॉयज हो गया था, और ऑब्जर्वर गर्ल्स हो गई थी। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो जिस बॉडी का हम मोशन को स्टडी करते हैं वो ऑब्जेक्ट, और जो स्टडी करता है या जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को देखा जाता है वो आपका ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्लियर हो गया होगा। तो हमने रेस्ट और मोशन को जान लिया, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को जान लिया, और ये भी जाने कि कोई भी बॉडी किसी बॉडी के लिए रेस्ट में हो सकता है, और सेम बॉडी उसी टाइम किसी अदर बॉडी के लिए मोशन में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनको आई थिंक लिख लिए होंगे आप। अगर आप रेस्ट और मोशन को लिखना चाहो तो हम लिखवा देते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। चलिए लिख लीजिए रेस्ट। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। व्हेन पोजीशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिति। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी भी आप बोल सकते हो, बॉडी। व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी डज नॉट चेंज डज नॉट चेंज with time with respect to WRT लिखता हूँ, with respect to some other body या ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी बोलो, ऑब्जेक्ट या बॉडी, then body is said to be at rest for that object, या बॉडी। अगर टाइम के साथ किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो किसी अदर बॉडी या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम उस बॉडी को उस बॉडी के लिए रेस्ट में बोलेंगे। यही चीज़ जैसे कि हमने एग्जांपल में देख चुके हैं। चलिए अब आती है बात मोशन का, तो मोशन को भी देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए आप लोग। चलिए लिख लिए ना, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मोशन। में भी लिखिए, इसमें क्या लिखे थे हम? चलिए इसमें भी लिख लेते हैं, ब्लैक से लिख लेता हूँ। व्हेन पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ टाइम with respect to some other object, then we can say that the बॉडी, सॉरी ऑब्जेक्ट बोला था ना मैं, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट मोशन फॉर दैट ऑब्जेक्ट, फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका इसको लिख लीजिए, वही बात है जो मैंने बताया था कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में या किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम उस बॉडी को उस बॉडी के लिए मोशन में बोलेंगे। लिख लीजिए इनको। चलिए, तो दो बातें हमने समझी, एक तो रेस्ट, दूसरा मोशन। चलिए अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे जहाँ थे। चलिए, तो हमने क्या देखा, हमने स्टैटिक्स देख लिया जिसमें रेस्ट होता है, डायनेमिक्स देखा जिसमें बॉडी मोशन में होता है और उस टाइम हम उसके जो फोर्स उस बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं। चलिए, अब जो डायनेमिक्स है उसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। एक तो काइनेटिक्स आता है और दूसरा, एक तो काइनेमेटिक्स आता है और दूसरा काइनेटिक्स आता है। तो जो काइनेमेटिक्स होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स, ये डायनेमिक्स का ब्रांच है क्योंकि डायनेमिक्स को ही हम डिवाइड कर रहे हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में। विच डील्स विथ द बॉडीज इन मोशन, ठीक ना। तो जो डायनेमिक्स है उसमें तो बॉडी मोशन में ही होगा, ठीक ना। स्टैटिक्स वाले में रेस्ट में होता है। बट इसमें क्या होता है, विदाउट एनी रिफरेंस टू द फोर्सेज, इसमें हम बिना किसी फोर्स के रिफरेंस के हम उसके मोशन को डील करते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। देखिए, जो फोर्स होता है ना, फोर्स के बारे में बताया जाता है कि फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, ठीक ना। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो उसके मोशन में चेंज तभी होता है, किसी भी बॉडी का मोशन चेंज तभी होता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करे। आगे चल के इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो जो कॉज होता है मोशन का वो क्या होता है, फोर्स होता है। तो बिना जो मोशन का कॉज है उसको कंसिडर करते हुए अगर हम बॉडी के मोशन को डील करते हैं तो वो कहाँ आता है आपका, काइनेमेटिक्स में। और अगर हम फोर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, फोर्स के साथ डील करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विथ द बॉडीज इन मोशन, ठीक ना, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर आप फोर्स को कंसिडर करते हुए किसी भी बॉडी के मोशन को आप डील कर रहे हो तो वो डायनेमिक्स का कौन सा पार्ट होगा, काइनेटिक्स। और अगर बिना फोर्स को कंसिडर करते हुए आप अगर बॉडी के मोशन को डील कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स। तो आई थिंक ये जो क्लासिफिकेशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन किए थे दो पार्ट में, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में बॉडी क्या होता है, रेस्ट में होता है। डायनेमिक्स में बॉडी क्या होता है, मोशन में होता है। फिर मोशन जो डायनेमिक्स है उसको दो भागों में बांट लिए, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम जो कॉज होता है मोशन का, जो फोर्स है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। बट जो काइनेमेटिक्स होता है उसमें हम मोशन का जो कॉज है, ठीक ना, फोर्स, उसको कंसिडर कर लेते हैं। यही था आपका क्लासिफिकेशन। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब कुछ टर्म्स हैं जिनको कि हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना, जो आपको हेल्प करेगी इसके आगे की स्टडी में। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो टर्म्स आता है, फर्स्ट टर्म आपका
आता है स्पेस। स्पेस क्या होता है? तो स्पेस क्या होता है आपका? कोई भी ज्योमेट्रिकल रीजन जिसमें विच द स्टडी ऑफ बॉडी हैज बीन डन, ठीक ना, जहाँ किसी भी बॉडी का आप स्टडी करते हो, जो ज्योमेट्रिकल रीजन है जहाँ पे कि आप बॉडी को स्टडी करते हो, वो जो रीजन होगा उसको हम स्पेस बोलेंगे, ठीक ना। एनी ज्योमेट्रिकल रीजन इन विच स्टडी ऑफ बॉडी हैज बीन डन, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोल लेंगे? स्पेस बोल लेंगे। अब आता है कि टाइम। टाइम क्या होता है? ये होता है आपका द ड्यूरेशन इन विच ऑल थिंग्स हैपन, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे, कि वह ड्यूरेशन जिसमें कोई भी थिंग्स हैपन हो, कोई भी चीज़, कोई भी घटना घटित हो, ठीक ना, तो उस ड्यूरेशन को हम लोग टाइम बोलते हैं। अब आती है मास और उसके बाद पार्टिकल्स। तो मास क्या होता है? सबसे पहले जो है मास और वेट, दो टर्म होता है, दोनों अलग अलग होता है। मास का यूनिट केजी होता है और वेट का यूनिट न्यूटन होता है। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस को भी देखने वाले हैं, बट उससे पहले अभी जो है हम देखते हैं कि मास क्या होता है। तो सबसे पहले मास जो होता है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका जो मैटर का क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट इज यूज टू कंपेयर द एक्शन ऑफ वन बॉडी विथ द अनदर, ठीक ना। और ये जो है दिस प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ ग्रेविटेशनल एक्शन between the two bodies and provides a measure of the resistance of matter to the change in velocity, that is inertia। चलिए इसको हम जानते हैं, आराम से हम लोग इनको देखेंगे, आराम से जानेंगे। तो सबसे पहले मास जो होता है वो क्या होता है? किसी भी मैटर के क्वांटिटी को बताता है, जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्शन होगा उसको कंपेयर करने के लिए हेल्प होता है, हेल्पफुल होता है। और ये जो प्रॉपर्टी होता है, इसी के वजह से क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्शन होता है बॉडी के बीच में, ठीक ना। और एक टर्म आता है इनर्शिया, ठीक ना, वो रेजिस्टेंस होता है जो वेलोसिटी के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनर्शिया को हम समझने के लिए एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद सबसे पहले ये जान लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए दो बॉडी मान लीजिए, एक है इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, कौन सा फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये बॉडी इसको इधर अट्रैक्ट करेगी और m1 वाले बॉडी m2 को इधर अट्रैक्ट करेगी। तो इसके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक ना। और उस फोर्स को अगर हम निकालते हैं तो ये आता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। r क्या है आपका? इन दोनों मास के बीच के इस दोनों बॉडी के बीच का सेंटर डिस्टेंस, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे हम? r बोलेंगे। तो जो आपका ग्रेविटेशनल एक्शन होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करती है, जिस फोर्स की वजह से एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है, वो क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी m आ गया, इसमें भी m आया, मतलब मास आ गया। तो अभी हम क्या देखे थे, क्या पढ़े थे अभी, कि द प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ ग्रेविटेशनल एक्शन between two bodies and provide measurement of resistance, ठीक ना। एक तो ग्रेविटेशनल एक्शन, जिस प्रॉपर्टी की वजह से जो दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा उसको देखते हैं, वो मास होता है। और दूसरा जो है प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ मैटर टू चेंज इन द वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। देखिए एक वीडियो में दिखाता हूँ आपको, जिसमें आपको इनर्शिया के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि इनर्शिया क्या होता है।
देखिए होता क्या है ना कि कोई भी बॉडी है वो अपने जो पोजीशन होता है, रेस्ट का पोजीशन हो या फिर मोशन का पोजीशन हो, वो हमेशा चाहेगा कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अपने पोजीशन में चेंज नहीं लाना चाहेगा, अपने पोजीशन में चेंज लाने का कोशिश नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में होगा तो वो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रह ले, और अगर वो मोशन में है तो चाहेगा कि मोशन में ही रह ले। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोग एग्जांपल आप लोग देखते होंगे कि जब आप बस में चल रहे हो, ठीक है, और बस में बैठे हुए हो, बस रुकी हुई है, अचानक से बस स्टार्ट हो गया, तो आप क्या होते हो कि पीछे झुक जाते हो, ठीक ना। अगर आप बस में बहुत ज़्यादा क्राउड है, भीड़ है, और आप खड़े हो तो आपको ऐसा देखने के लिए ऐसा फील होगा। सीट पे बैठे होते हैं तो पीछे सीट का सपोर्ट होता है तो उतना ज़्यादा फील नहीं होता है, बट अगर खड़े हो गए तो जैसे ही बस खुलेगी आप पीछे की तरफ गिरने लगते हो, और फिर बस चल रही है, ठीक ना। उसके बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। फिर जब बस चलने लगी और अचानक से मान लीजिए कि ब्रेक लगा दिए, रोक दिए, तो फिर क्या होता है कि आपका बॉडी तो मोशन में है, वो चाहेगा कि मोशन में ही रहे। पहले रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, बट बस चलने लगी जिसकी वजह से आप पीछे झुक गए, क्योंकि ये इनर्शिया था वहाँ। और जैसे ही ब्रेक लगा तो फिर क्या हो गया कि आप आगे की तरफ झुक जाते हो, ठीक ना। तो ये इनर्शिया के वजह से ही होता है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी अपने आप को रेस्ट में रखना चाहेगी, या फिर अगर मोशन में है तो मोशन में ही रखना चाहेगी, रेस्ट और मोशन में चेंज नहीं लाना चाहेगी। एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए ये वाला वीडियो यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर में एक कार्डबोर्ड डाले हुए हैं, उसके ऊपर एक कॉइन्स रखा हुआ है, और हम क्या करते हैं, शुरुआत से देखिए, देखिए ये ग्लास था, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड के ऊपर हम कॉइन्स को रखते थे, रख दिए कॉइन्स को। अब क्या करते हैं ना, हम इसको नीचे से करते हैं, देखिए कॉइन्स कहाँ गिरा, फिर से एक बार देख लो, देखो। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, कार्डबोर्ड के को हम मोशन देते हैं, ठीक ना। तो जैसे ही कार्डबोर्ड को मोशन देंगे, जो कॉइन्स है उसके ऊपर है तो वो रेस्ट में था, तो वो क्या कहेगा कि हम रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक ना। तो क्या होता है, देखिए कार्डबोर्ड बाहर चले जाएगा, बट कॉइन्स जस्ट वहीं पे अंदर गिर जाता है, देखिए पानी के अंदर गिर गया, ठीक ना। तो ये किसकी वजह से हुआ, इनर्शिया की वजह से हुआ। तो इनर्शिया वह प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अपने रेस्ट और मोशन के पोजीशन को चेंज नहीं करने का कोशिश करेगा, ठीक ना। और इसका मेन कॉज होता है मास। अगर किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है मास से करते हैं, अगर मास कम है तो इनर्शिया कम होगा, ठीक ना। तो इसी वजह से बताएं। और ये इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस है मोशन, ये वेलोसिटी का, ठीक ना। वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक ना। तो उसके चेंज का प्रतिरोध होता है, तो यही चीज़ था। अब आता है पार्टिकल। तो पार्टिकल्स क्या होता है, अ पार्टिकल्स हैज मास, पार्टिकल्स जो होगा उसके पास मास होगा, बट अ साइज दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, बट उसका जो साइज होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो बट उसका साइज को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक ना। व्हेन वी कंसीडर द बॉडी एज अ पार्टिकल्स देन ऑल द मासेज ऑफ द बॉडी इज कंसनट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। जब हम किसी भी बॉडी को मान लेते हैं कि वो पार्टिकल्स है तो उसके पूरे बॉडी का जो होल बॉडी का जो मास होगा उसको हम मान लेते हैं कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंसनट्रेट है, ठीक ना, इन स्पेस। And in this case the geometry of the body will not be involved in the analysis of the problem.